Hello, people. I hope you guys are doing great. And here is a nice scanner series coming up for you guys. लेकिन ये स्कैनर सीरीज देखने के पहले आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 7-8 पॉइंट्स है जो पता होने चाहिए, जिसके लिए मैं यहां पर आपसे मिलने के लिए आया हूं. अच्छे से ध्यान देंगे. लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली. इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा एज स्कैनर सीरीज. इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा एज सीरीज फॉर सिक्योरिटीज लॉ, जिसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं स्कैनर सीरीज. बिल्कुल सही है. तो ये एक एक्स्ट्रा एज सीरीज है सिक्योरिटीज लॉ की. आप सब बच्चों को ये सारा जो इंस्ट्रक्शन नोट आ रहा है उसको बहुत अच्छे से सुन लेना है और इसको ध्यान में रखते हुए पूरी स्कैनर सीरीज को देखना है. चलिए, सबसे पहली चीज, क्या सर ये स्कैनर सीरीज देखते समय हमारे पास स्कैनर की हार्ड कॉपी होने की आवश्यकता है क्या? The answer to that is no. आप चाहें तो अपने स्कैनर की कॉपी अपने पास रख सकते हैं और किसी व्यक्ति के पास स्कैनर की कॉपी नहीं भी है तो भी वो मस्ती से स्कैनर सीरीज देख सकता है. मैं यूज करने वाला हूं सुचिता प्रकाशन के स्कैनर. सुचिता प्रकाशन का स्कैनर मैं यूज करने वाला हूं. तो कोई व्यक्ति अगर चाहता ही है तो सुचिता प्रकाशन का स्कैनर यूज कर सकता है मेरे साथ में, तो उसके लिए ईज हो जाएगा. सुचिता प्रकाशन के आपका एक तो हार्ड कॉपी स्कैनर आता है, साथ में सॉफ्ट कॉपी स्कैनर भी आता है. तो मैं यहां पे जैसे कि सॉफ्ट कॉपी स्कैनर यूज करूंगा, तो आप कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए भी जाके हार्ड कॉपी लेना संभव नहीं है, तो वो चाहे तो सुचिता प्रकाशन की वेबसाइट पे जाके उनका सॉफ्ट कॉपी स्कैनर ले सकता है, जिससे कि आप बच्चे अपने मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे उसको एक्सेस कर पाएंगे. लेकिन अगेन, अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है. मैं यहां पे जब डिस्कस करूंगा यू विल गेट अ फेयर आइडिया. आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले पाएंगे. थम्स अप. फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट यार, जब ये स्कैनर सीरीज डिस्कस करूंगा इसमें मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट की क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा. ठीक है बेटा जी? लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन यहां पे डिस्कस नहीं होंगे. उसका कारण यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास समय है तो वो क्या कर सकता है, पूरी स्कैनर सीरीज करने के बाद में जो आखिरी के कुछ अटेम्प्ट हुए उनके पेपर को लेके बैठ के प्रॉपर तरीके से देख सकता है. तो उसमें फायदा क्या होगा बेटा जी? उसमें फायदा ये होगा दैट यू विल हैव मिक्स क्वेश्चन. यहां स्कैनर सीरीज में तो चैप्टर वाइज होंगे. यू विल हैव मिक्स क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि मुझे जम रहा है या नहीं. लेकिन ये उसी व्यक्ति को करना है जिसको समय परमिट कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. तो अगर आपके प्रिपरेशन में आपकी पूरे रेगुलर नोट्स, रेगुलर लेक्चर्स अच्छे से हो चुके हैं, एडिशनल टॉपिक्स अच्छे से हो चुके हैं, क्विक रिविजन हो चुके हैं, आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो चुका है, टेस्ट सीरीज हो चुकी है और फिर भी आपके पास समय है एग्जाम तक, तो आप 3 घंटे का टाइमर लगा के कोई भी पास पेपर लेके लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो. तो उसके लिए लेटेस्ट अटेम्प्ट की क्वेश्चंस यहां पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ताकि आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहे. ठीक है गुंडे? उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा जी, क्या है यारो, व्हाट इज दिस स्कैनर सीरीज? एज आई एम सेइंग, एक्स्ट्रा एज. खाना बन चुका है बहुत सुंदर सा, अब हम उसके ऊपर गार्निशिंग कर रहे हैं. केक बन चुका है बहुत सुंदर सा, अब उसके ऊपर हम क्रीमिंग कर रहे हैं. ये जो आप बच्चे करते हैं ना, ये तभी सेंस बनता है जब आपका डिश टेस्टी है, तब तो गार्निशिंग का कोई सेंस बनेगा. सो ये जो एक्स्ट्रा एज सीरीज यहां पर सिक्योरिटीज लॉ की आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर ओनली समवन हु हैज डन द रेगुलर बैच प्रॉपरली, द रेगुलर नोट्स प्रॉपरली, द एडिशनल नोट्स प्रॉपरली. कोई एक व्यक्ति जो ये सब बहुत अच्छे से कर चुका है, जिस व्यक्ति का रिवीजन बहुत अच्छे से हो चुका है, अब उसने एक्स्ट्रा एज के लिए आना चाहिए. एक्स्ट्रा एज के लिए आप तब आएंगे ना जब आपका रिवीजन अच्छे से हो चुका है. कोई व्यक्ति का अगर रिवीजन भी चल रहा है कि सर मैं तो अभी तक पता नहीं चल रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का रिवीजन ही अच्छे से नहीं हुआ है, वो सीधा एक्स्ट्रा एज लेने की कोशिश करेगा तो अननेसेसरी परेशानी होगी. तो मेरा सुझाव क्या है कि जब आप बच्चे का ये सब बहुत अच्छे से हो चुका है, तब आपने स्कैनर सीरीज के लिए आना है, तब आपने एक्स्ट्रा एज सीरीज देखनी है. लॉजिकल है. फोर्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बेटा जी, सुनना अच्छे से. आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव अ पेज विथ यू. एक ब्लैंक पेज ले लीजिए. जब आप स्कैनर सीरीज देख रहे हैं, उसमें आप क्या कर लीजिए, 2 लिस्ट बना लो. एक तो कोई भी चीज अगर आपको लिखती है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसकी लिस्ट बना लो कि कोई क्वेश्चन है जो लगातार बार बार पूछा गया है. कंडीशनल ऑफर है टेक ओवर कोड में जो बार बार पूछा गया है, फास्ट ट्रैक इश्यू है आईसीडीआर में बार बार पूछा गया है. आपको लगता है कोई भी टॉपिक बार बार पूछा गया है तो उसको एक स्टार मार्क करके टॉपिक्स का लिस्ट बना दो. दूसरा, कोई भी नया पॉइंट अगर आप सीखते हो तो एक और लिस्ट बना लो
न्यू थिंग्स लर्न, बिकॉज ये स्कैनर सीरीज आपको बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार देख ली, हाँ ऐसे 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 क्वेश्चंस आते हैं। द पर्पस इज कि आपको कंटेंट तो पता है, जो आपने रेगुलर पढ़ा है वही लिखना है, वही कंठस्थ करके जाना है। लेकिन कभी कभी हमें समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर लिखना है, तो उसके लिए स्कैनर सीरीज काफी यूजफुल होती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा जी कि कोई भी नई चीज अगर आप यहाँ पे सीखते हो तो उस ब्लैंक पेपर पे लिख लो कि हाँ ये टॉपिक नया सीखा, ये चीज नहीं सीखी, लाइन नहीं सीखी, सो दैट एग्जाम के एक दिन पहले या फिर रिविजन के टाइम पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, रेगुलर नोट्स, एडिशनल नोट्स और ये जो नई चीज सीखी, वापस स्कैनर पे आने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम के एक दिन पहले। अगर आपका स्कैनर है भी सही तो उसमें आप हाईलाइट कर दो कि बस ये नई चीज सीखी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो एक नई चीज सीखने का जो मौका मिला है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर लो। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपका सिलेबस में है ही नहीं, जैसे कि मैं स्कैनर सीरीज कराऊंगा, कुछ 2013 के, 14 के, 2018 के क्वेश्चन है, तब वो ओल्ड सिलेबस था, अब वो रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी उसको हम एक बार पढ़ते हुए चलेंगे। क्यों बेटा जी? कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन एक या दो ही आते हैं। स्कैनर सीरीज का एक पर्पस है कि एग्जाम में जो सरप्राइज क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप हैंडल कर पाए। तो कोई नई चीज भी सीखिए तो उसको अच्छे से लिख के रख लेंगे, बस सिंपल है। चल उसके बाद में गुंडे, हाँ कुछ लोग होंगे जो स्कैनर सीरीज के बाद फूल जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो स्कैनर सीरीज के बाद सुकड़ जाएंगे। तो बेटा जी डरने का नहीं, चूंकि ये वीडियोस YouTube पे भी रहेंगे तो हो सकता है कोई स्टूडेंट जो हमसे नहीं भी पढ़ा है, रेगुलर बैच मुझसे नहीं पढ़ा, सीधा स्कैनर सीरीज देखना है। एक बात को अच्छे से समझ लेना कि ना तो स्कैनर सीरीज देख के आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही स्कैनर सीरीज देख के आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है। ये चीज ध्यान रखो, कोई भी चीज यूट्यूब पे डालना काफी डेंजरस हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखना है आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है। क्या बच्चे को लग रहा है ये सब तो पढ़ा हुआ है, सब आता है, मस्ती से मचा देंगे, आपको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो रहा। कोई बच्चा है जो डायरेक्टली मुझसे यूट्यूब से ही जुड़ा है, उस व्यक्ति को ना तो ये स्कैनर सीरीज देख के अंडर कॉन्फिडेंट होना है, तो ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है। आपको बस ये समझना है कि हमने थोड़ा और कुछ नया सीखा, तभी तो इसको एक्स्ट्रा एज कह रहे हैं। आपको पूरा फोकस अपने रेगुलर नोट्स, अपने एडिशनल नोट्स, अपने कंटेंट पे करना है, वो करके जाओगे एग्जाम में मचा के आओगे। ये तो एक्स्ट्रा एज है, राइट? चल जब हम देखते हैं ना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारी पिछले कुछ अटेम्प्ट में एक बच्ची थी मानिया श्रीवास्तव, EIR 1 जबरदस्त। उसके बाद में एक बच्ची थी पिछले अटेम्प्ट में हु स्कोर्ड 94 इन सिक्योरिटीज लॉ। तो ये बच्चे वो नहीं थे कि जो बच्चे एकदम ही तूफान, एकदम ऐसा कि मतलब सर एकदम सब कुछ जबरदस्त आता है। ये वो बच्चे थे जो हमेशा कुछ सीखने को रेडी थे, हमेशा कुछ ना कुछ मेहनत करने को रेडी थे। तो हमारी तरफ से हम जो जो चीजें एक्स्ट्रा मेहनत करते थे उसका इन्होंने पूरा का पूरा फायदा उठाया। तो अच्छे से रेगुलर बैच पढ़ना है, अच्छे से एडिशनल नोट्स पढ़ने हैं, क्विक रिवीजन वीडियोस को पूरा अच्छे से फ्रूटफुल यूज करना है। सब होने के बाद में गार्निशिंग के लिए एंड में ये स्कैनर सीरीज देख लेनी है। आवे गुड? चल उसके बाद में गुंडे एक और चीज है, कभी कभी एग्जाम में कुछ बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इस स्कैनर सीरीज देख के उनका भी आइडिया लगता है। जैसे कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ लिस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि लिस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन अगर आप जनरली भी सोच लिस्टिंग क्या फायदे हैं, कंपनी को फायदा ये हो जाता है कि कंपनी को विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, गुडविल अच्छी मिल जाती है, कंपनी को अपने फायदे होते हैं, राइट? कंपनी को पैसा रेज करना ईजी हो जाता है, इन्वेस्टर के अपने फायदे हैं कि उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो लिक्विड होता है, जब चाहे वो बेच सकता है, इन्वेस्टर को कंपनी के ज्यादा डिटेल्स मिलते हैं अगर वो लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो जनरल क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो आपने उन जनरल क्वेश्चंस को भी कैसे हैंडल करना है वो भी स्कैनर सीरीज में आपको एक आइडिया लगेगा। बिल्कुल ठीक है, तो मस्ती से बस सुनते जाना है। उसके बाद में गुंडे, हाँ मैं सही कह रहा हूं, ये बात तो आप मानते ही नहीं हो। डू नॉट वॉच द स्कैनर सीरीज ऑन 1.5x। बेशरम बच्चे, स्कैनर सीरीज 1.5x पे नहीं देखने का है, क्योंकि स्कैनर सीरीज में मुझे पता है कि आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। मैं खुद 1.5 पे बोल रहा हूं। स्कैनर सीरीज में आई नो दैट आप बच्चों के पास समय नहीं है और आप बच्चों का फटाफट से स्कैनर सीरीज कंप्लीट करना है, एक्स्ट्रा एज फटाफट से देना है आपको, तो उसके लिए मैं खुद ही 1.5x पे पढ़ाता हूं। तो आपने उसको 1.5x पे देखना नहीं है। आपका 1.5, मैं ऑलरेडी 1.5, वो कुछ 3 हो जाएगा और फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको 1.5 पे नहीं देखना है। और उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट गुंडे ध्यान रखेंगे कि स्कैनर में कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो तो उसकी साइज के बेस पे उसको जज नहीं करना है। वो उसके अंदर उन्होंने साइज को कोई उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 पेज के आंसर दिए, कभी कभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 लाइनर आंसर दिया। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आपको समझना है कि मुझे जम रहा है या नहीं, इसके अंदर आंसर में क्या लिखना होगा, बस
उनका जो साइज ऑफ द आंसर, उनका फॉर्मेट ऑफ द आंसर है, उसको फॉलो नहीं करना है। वो आपको अपने ही फॉर्मेट में आंसर्स लिखने हैं। ये कुछ बहुत अच्छी चीज है। डोंट फॉलो फॉर्मेट और इवन साइज फ्रॉम स्कैनर। वो आपने अपने ही मगज के हिसाब से ही करना है। आई बिलीव अगर आपने ये सब चीजें कर ली है तो इतना तूफान एक्स्ट्रा एज लेके जाओगे आप एग्जामिनेशन में कि कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ओके, आई होप यू गाइज आर गोइंग टू सर्टेनली एंजॉय दी स्कैनर सीरीज। बेटा जी इसी तरह से खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हेलो पीपल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और जिस चीज का आपको इतने समय से इंतजार था, वी आर हियर विद द स्कैनर सीरीज। ठीक है बेटा जी, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को सिक्योरिटीज लॉ में डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस कर लिया। उनका जो जो प्रैक्टिकल सिनेरियो हम देख सकते थे वो सब हमने देख लिया है, लाइव ट्रेडिंग करके देख लिया है। सो अंडरस्टैंडिंग पर्पस से सब चीजें डन हो गई, थम्स अप। फिर हम लोगों ने हर एक चैप्टर का तूफान रिवीजन किया और क्विक रिवीजन वीडियोस भी रिकॉर्ड करके रख लिए। ये हमारी दूसरी चीज भी हो गई। सो अंडरस्टैंडिंग सेट है हमारी, क्विक रिवीजन से हम उन सब चीजों को याद भी रख पाएंगे, ये भी सेट है। आप बच्चे भी धुआंधार रिवीजन कर रहे हैं अपनी तरह से, तो अब जो लास्ट ओवर में छक्के मारने का समय आ चुका है एंड वी आर हियर विद स्कैनर सीरीज। इस सीरीज में क्या करने वाला हूं बेटा जी, मैं हर एक चैप्टर का एक बढ़िया सा छोटू सा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को धर धर डिस्कस कर लूंगा कि उस चैप्टर में पास्ट ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से है। इससे फायदा ये होगा बेटा जी कि आप लोगों को एक फेयर आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं एंड यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। चल, एक इंपॉर्टेंट चीज के पहले बेटा जी, मैं इस स्कैनर सीरीज के दौरान जो स्कैनर यूज कर रहा हूं दैट इज सुचिता प्रकाशन का स्कैनर। ठीक है बेटा जी, आप अगर चाहते हैं तो आप भी अपने पास में कंफर्टेबली सुचिता प्रकाशन का स्कैनर लेकर रख सकते हैं, सो दैट मैं जब कोई चीज बता देता हूं तो आप आराम से कंफर्टेबली अपने हाथ में भी उन चीजों को टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सुचिता प्रकाशन के स्कैनर्स दो तरह से अवेलेबल रहते हैं बेटा जी। एक तो आप उसका फिजिकल कॉपी अपने नियर बाय स्टोर से ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो सुचिता प्रकाशन की वेबसाइट पे जाके भी उनका एक ग्रीन कॉपी आती है जिसके अंदर आप सॉफ्ट कॉपी आती है जिसके अंदर आप अपने लैपटॉप पे उसको देख पाएंगे, प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे। दो ऑप्शंस है, तो आपको जो भी ठीक लगता है वैसा स्कैनर आप अपने पास में रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास स्कैनर है ही नहीं और वो एग्जाम के काफी करीब है तो इट इज ओके, आप मस्ती से सेशन देखो तो भी आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। और अगर आपके एग्जाम में समय है तो आप एक स्कैनर अपने हाथ में कंफर्टेबली लेके बैठ सकते हैं। ओके डोकी, आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये स्कैनर सेशन देखने के पहले बच्चा पार्टी आपने बहुत अच्छे से रेगुलर लेक्चर्स कर लेने हैं, क्विक रिविजन्स कर लेने हैं, सो दैट एंड में आएंगे हम लोग और धुआंधार तरीके से स्कैनर सीरीज करके रैप अप कर लेंगे। लेट्स डू इट यारों। आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त चल रही है और एक होता है ना जो लास्ट ओवर है ये, तो लास्ट ओवर में जितना मचा सकते हैं उतना मचाने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा जी, एंड आई डोंट थिंक ये करने के बाद वी आर लिविंग एनी स्टोन अनटर्न। जो जो करना हमारे लिए संभव था वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, रेगुलर लेक्चर्स बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, अभ्यास शीट्स बहुत 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 सारी राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत सारा रिवीजन क्विक रिवीजन के माध्यम से और आपके सेल्फ स्टडी के माध्यम से। और अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, अगर हम स्कैनर सीरीज भी कर लेते हैं तो बेटा जी you'll be preparing to an ace level। इतने जबरदस्त लेवल की प्रिपरेशन होगी जाएगी कि कोई ताकत नहीं है कि आपके एग्जाम में आपको परेशानी हो। चल बेटा जी, लेट्स स्टार्ट द सीरीज। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 4 ICDR। सबसे बड़ा चैप्टर है तो क्यों ना इसी से शुरुआत की जाए। चलिए यारों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है 2011 के आसपास। जब आप खुद से स्कैनर देखते हैं उसमें एक और प्रॉब्लम आती है बेटा जी कि यहां पर कुछ ओल्ड सिलेबस के टॉपिक्स भी रहेंगे। तो कुछ टॉपिक स्कैनर में ऐसे दिखते हैं जो कि ओल्ड सिलेबस के हैं, जो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पुराने मॉड्यूल में थे, अब मॉड्यूल रिवाइज हो चुका है, वो रेलेवेंट नहीं है। तो इस कारण से साथ में देखेंगे तो ज्यादा इजी जाता है। कोई भी टॉपिक है जो कि हो सकता है कि ओल्ड सिलेबस का होगा या फिर आपके लिए आपकी करंट मॉड्यूल में नहीं होगा, उसको भी मैं कोशिश करूंगा जहां पे जरूरत है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलो। तो आपको मस्ती से क्या करना है, बस ये वीडियो अच्छे से देख लेना है। क्योंकि होता क्या बेटा जी, एग्जामिनेशन में कभी कभी जो सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 1 2 3, वो सरप्राइज क्वेश्चन कभी कभी ओल्ड सिलेबस के भी हो सकते हैं। तो आपको पूरा ये स्कैनर कंठस्थ करके नहीं जाना है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको ने भी पढ़ लिया तो यू विल बी सुपर सॉर्टेड। ओके चलो, सबसे पहले आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। हमारे सिलेबस में हमने सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक देखा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम लोग जब आसवा देखते हैं तो उसके पहले आता है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। बहुत मस्ती से उसका आंसर फ्रेम किया जा सकता है। दूसरा देखता है फास्ट ट्रैक इशू, अनदर इजी टॉपिक।
आपको ध्यान रखना है कि स्कैनर में मोस्टली फोकस आपको रखना है क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। आंसर ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके, ठीक है। नेक्स्ट इज फास्ट ट्रैक इशू। फास्ट ट्रैक इशू इज अनदर टॉपिक, अनदर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है और हमारे लिए काफी आसान तरीके से इसका आंसर लिखना बनता है। फास्ट ट्रैक इशू कौन सा होता है? एक ऐसा इशू जिसके अंदर 2 चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है और दूसरी चीज आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीजें नहीं करनी पड़ती फास्ट ट्रैक इशू में। मेन टॉपिक आता है कि एलिजिबिलिटी ऑफ फास्ट ट्रैक इशू, आज की तारीख में कौन सी कंपनी को फास्ट ट्रैक इशू अलाउड है। तो वहां पे हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसका हमारा मेमोरी टेक्निक क्या है? बोलो क्या है? जिसका प्रमोटर सलीम है। जिस कंपनी का प्रमोटर सलीम है वो कंपनी को फास्ट ट्रैक इशू करने की जरूरत नहीं है। प्रमोटर सलीम, याद आ रहा है सारी मेमोरी टेक्निक। पी से प्रमोटर की सारी होल्डिंग डीमैट में होना चाहिए। एस से सस्पेंडेड नहीं होना चाहिए, शो कॉज नोटिस नहीं होना चाहिए, उसे सेटलमेंट मैकेनिज्म यूज नहीं करना चाहिए। सारे के सारे पॉइंट्स यहां पे आ जाते हैं। तो इजी टू क्वेश्चंस आई गेस फर्स्ट टू। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं, राइट नोट ऑन लॉक इन पीरियड एंड सब्सक्रिप्शन लिस्ट। एकदम अस्सी जगह हम देखते हैं लॉक इन पीरियड की हमें बात हो रही है कि कौन सी सिक्योरिटीज लॉक्ड इन में रहते हैं। हम लोगों ने टॉपिक कहां पे पढ़ा है? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखना है कि लॉक इन का टॉपिक कहां से कनेक्ट होगा? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अंदर, कि प्रमोटर का जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है दैट इज लॉक्ड इन फॉर 18 मंथ्स। याद है? प्रमोटर का जो ओवर एंड अबाउ का कंट्रीब्यूशन है दैट इज लॉक्ड इन फॉर 6 मंथ्स और इसके अलावा जो प्री इश्यू शेयर होल्डर्स का कंट्रीब्यूशन है दैट इज आल्सो लॉक्ड इन फॉर 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स 18 मंथ्स डबल हो सकते हैं, 1 ईयर 3 ईयर हो जाएंगे अगर जो पैसा आप रेज कर रहे हैं उसका सब्सटैंशियल अमाउंट यूज किया जा रहा है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यू रिमेंबरिंग द एंटायर प्रोविजन। ये आ गया लॉक इन के अंदर। फिर आया हमारा सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन लिस्ट का मतलब क्या है। फोकस करना अच्छे से। मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, it means a list or record of subscription and subscription. In case of issue of security, subscription list or subscription record is kept open for a certain period which is known as period of subscription. कि what is subscription list? ये एक समय रहता है जिसके लिए हम लोग इश्यू ओपन रखते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है सिक्योरिटीज के लिए और फिर लिस्ट में उसका नाम आता है दैट इज सब्सक्रिप्शन लिस्ट। तो जब लोग पब्लिक इश्यू में अप्लाई करते हैं सब्सक्रिप्शन पीरियड के दौरान, उसके बाद में एक लिस्ट आती है जिसे हम लिस्ट ऑफ अलॉटीज कहते हैं, सब्सक्रिप्शन लिस्ट कहते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पीरियड एज पर रेगुलेशन 45, सब्सक्रिप्शन पीरियड इज एज फॉलोड। सब्सक्रिप्शन पीरियड मिनिमम 3 days, मैक्सिमम 10 days। अब होता क्या है, क्यों ये स्कैनर सीरीज इंपॉर्टेंट है? हर स्टूडेंट को ये क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन पीरियड रहता है मिनिमम 3, मैक्सिमम 10, ये सब पता था। लेकिन अगर एग्जाम में सब्सक्रिप्शन लिस्ट आ गया तो वो इस आंसर को लिख ही नहीं पाते शायद। And that is why scanner series is important. Scanner series is important because इसमें हम सारे के सारे past year questions को फटाफट देख लेते हैं and we get a fair idea. चलो बेटा जी, उसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है, बहुत आराम से हम लोग लिख सकते हैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के बारे में। बस ध्यान रखना है यहाँ पे पूछा गया 4 मार्क्स के लिए, तो आपको पूरा दुनिया जगत नहीं लिखना है, सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख के छोड़ना है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होगा आपका? अगर पब्लिक इशू है, राइट इशू है, आपका आईपीओ है तो उसमें प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कब एप्लीकेबल नहीं होगा? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अंदर लॉक इन कितने समय का रहेगा? ये कुछ चीजें लिखी तो भी यू विल गेट गुड मार्क्स। फिर आता है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। चलो आते हैं टाइम लिमिट फॉर ब्रिंगिंग प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ये सब चीजें लिखिए। अब आता है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। ये क्या लिखा है देखते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एग्जाम में आ गया तो क्या लिखेंगे? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हम लोग लिख देंगे, लेकिन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में क्या लिखेंगे? आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू बिड रिसीव्ड आर एग्रीगेट अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। कि जब आपका इशू हो जाता है उसके अंदर बिड्स को आप डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर लिख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। फर्म अलॉटमेंट, क्यूआईबी, एनआईआई, रिटेल। द ओवर सब्सक्रिप्शन रेशियोज आर देन कैलकुलेटेड फॉर ईच ऑफ द कैटेगरीज। समझना अच्छे से क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि 1 crore शेयर्स इशू करने, उसके लिए 2 crore एप्लीकेशंस आ गई है तो हमने 2:1 का रेशियो बनाया और खत्म कर दिया। हर व्यक्ति जिसने 2 एप्लीकेशन किए उसको 1 अलॉटमेंट होगा और हमने इशू कंप्लीट कर दिया। नहीं, जब भी आपका इशू आता है उसको आप डिफरेंट कैटेगरीज में लिखते हैं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेल, तो थोड़ा सा आवाज आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंट आवाज आ रहा होगा जैसा मेरा नॉर्मली आता है, उससे थोड़ा सा कोप अप करेंगे यारो, ठीक है। यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी एप्लीकेशंस आती है तो ऐसा नहीं होता है कि सारी एप्लीकेशंस का हम एक रेशियो लगा के सबको अलॉटमेंट कर देते हैं। एप्लीकेशन जब आती है तो उसको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता है। जैसे कि क्यूआईबी एक कैटेगरी हो गया, एनआईआई एक कैटेगरी हो गया, आरआईआई एक कैटेगरी हो गया। फिर उस कैटेगरी के अंदर रेशियो निकाला जाता है, प्रोपोर्शन निकाला जाता है, उसके हिसाब से अलॉटमेंट किया जाता है। हम लोगों ने आरआईआई का अलॉटमेंट कैसा होता है वो डिटेल में देखा भी है, राइट? वही है। The over subscription ratios are then calculated for each of the categories as against the shares reserved for each of the category in the offered document. Within each of these categories, the bids are then segregated into different buckets based on the number of shares applied for. The over subscription ratio is then applied to the number of shares applied for and the number of shares to be allotted for
applicants in each of the buckets is determined, then the number of successful allottees is determined. This process is followed in case of proportionate allotment. In case of allotment for QIB, it is subscription to the discretion of post issue lead manager. अभी क्या बता रहे हैं, जो QIB एंकर इन्वेस्टर है उसको छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो, बाकी सब के लिए आप क्या करते हैं, अपने अपने बकेट्स बनाते हैं. बकेट्स मतलब अपना अपना अपने बास्केट बनाया है, जिनके अंदर हमारे पास रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए 35 लाख शेयर्स है, उनके अंदर एप्लीकेशन आ गया 2 करोड़ का, तो एक अलग रेशियो बनेगा. एनआईआई के लिए हमारे पास 15 लाख शेयर्स है और एप्लीकेशन आया है 30 लाख का, उसके लिए अलग रेशियो बनेगा. ऐसे हर एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी होल्डर के हिसाब से बकेट्स बनते हैं, अलग अलग रेशियो होता है, उस हिसाब से अलॉटमेंट होता है, लिस्ट ऑफ अलॉटी बनाई जाती है. The authorized employees of the designated stock exchange along with the lead manager and registrar shall ensure that the basis of allotment is finalized in a fair and proper manner in accordance with the allotment procedure. और रजिस्ट्रार टू एन इशू आरटीए बोल दो, उसके बाद में आप ले लो लीड मैनेजर को और एम्प्लॉइज को, कंपनी के, इन सबकी जिम्मेदारी होती है कि एक इशू पूरा प्रॉपर तरीके से हो जाए. व्हाट इज दिस टॉपिक? दिस टॉपिक इज बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाई स्कैनर सीरीज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये टॉपिक के अंदर ये कंसेप्ट तो ऑलरेडी पता है, हमने रेगुलर बैच में डिस्कस किया है कि हाँ भाई साहब ऐसा होता है, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट होता है. हमने आरआईआई का डिटेल भी डिस्कशन किया है कि हर एक व्यक्ति को एक लॉट दिया जाता है और बैलेंस को हम प्रो रेटा करते हैं. लेकिन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का अगर सवाल आ गया तो क्या इसी में ये टॉपिक लिखना है, ये हमें पता होना चाहिए. आई विल ऑल द थ्री. चलिए वंडरफुल. उसके बाद में आता है, तो बस आपको क्या करना है, स्कैनर सीरीज को एक बार मस्ती से देख लेना है, एकदम मस्ती से. एक बार मस्ती से बस आपने इसको देख भी लिया, देन द पर्पस इज सर्व्ड. चलिए गुंडे. उसके बाद में एक और बार दिखा गया प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, बहुत मस्ती से लिख देंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड. Yes, Siaram. Next question. Write note on the following. Different methods of raising fund by a company from primary market. अरे इतना फुद्दू टॉपिक है, मैं आपको क्या बताऊं. ये बता रहे हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ रेजिंग फंड. हमने देखा था ना टाइप्स ऑफ इशू, वही है देखो, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट. पब्लिक इशू हो सकता है आईपीओ एंड एफपीओ. एकदम फुद्दू क्वेश्चन, क्लियर है. उसके बाद में नेक्स्ट दिख रहा है क्वेश्चन आपको, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट. ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी कहानी वही आ जाएगी कि हम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पहले सेबी को देते हैं, उसके बाद में ये सेबी हमें इसमें ऑब्जर्वेशन देता है, हम उस ऑब्जर्वेशन को इनकॉर्पोरेट करेंगे, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बनेगा. वही पूरी कहानी दे रखी है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर, पूरी स्टोरी दे देंगे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का. अनदर इजी क्वेश्चन. उसके बाद देखना राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी. डिफरेंशियल प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी के अंदर हमने पढ़ा है क्या डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड है क्या. फिर हमने पढ़ा था कि अगर आप कर रहे हैं रिटेल इंडिविजुअल, अगर आप कर रहे हैं बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से, तो आप इनको डिस्काउंट दे सकते हो. इंप्लॉइज को कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, 10%. रिटेल इंडिविजुअल को 10% दे सकते हैं. अगर आपका बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म है तो आप एंकर इन्वेस्टर को कतई डिस्काउंट नहीं दे सकते. ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग है तो उस केस के अंदर आप इंप्लॉय को 10% डिस्काउंट दे सकते हैं. और अगर आपका कॉम्पोजिट इशू है तो राइट इशू प्राइस एंड पब्लिक इशू प्राइस कैन बी डिफरेंट, बट आपको उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं. आई होप यू रिमेंबर. तो ये जो पूरा टॉपिक हमने देखा है वही आएगा यहाँ पे, डिफरेंशियल प्राइसिंग. अनदर इजी टॉपिक. उसके बाद में आता है प्राइस एंड प्राइस बैंड. प्राइस एंड प्राइस बैंड का पूरा प्रोविजन यहाँ पे लिख देंगे मस्ती से कि प्राइस एंड प्राइस बैंड के अंदर क्या होता है कि आपको डिस्क्लोजर देना होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करते हैं तो ऑफर पीरियड 3 दिन से बढ़ता है. द प्राइस बैंड के अंदर अपर बैंड हैज टू बी मिनिमम 105%, मैक्सिमम 120% ऑफ द लोअर बैंड. इस प्रकार के पूरे प्रोविजन लिख देंगे प्राइस एंड प्राइस बैंड में. प्राइस और प्राइस बैंड आप कहां पे डिस्क्लोज करते हैं, अगर आपका प्राइस है, आपका फिक्स प्राइस इशू है तो प्रोस्पेक्टस में. अगर आपका इशू कौन सा है, अगर आपका इशू हो रहा है डिफरेंट बुक बिल्डिंग वाला, तो उसमें आप या तो रेड हैंड प्रोस्पेक्टस से डिस्क्लोज कर देंगे, और अगर आप रेड हैंड प्रोस्पेक्टस में भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो आप पब्लिक इशू ओपन होने के 1 दिन पहले या 5 दिन पहले बताएंगे. डिपेंड करता है वो आईपीओ है या एफपीओ है. तो आपके सारे प्राइस एंड प्राइस बैंड के प्रोविजन आ जाएंगे काफी आसान तरीके से. नाउ नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन दिख रहा है सीधा. राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, नॉमिनेटेड इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम. अब ये है दो चीजें जो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. तो ऐसा अगर कुछ मिलता है इसको क्लियरली क्रॉस कर देना बेटा जी, ठीक है. नॉमिनेटेड इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, इसको पूरा क्रॉस कर देना. इसके बाद में वापस हमारे सामने आता है फास्ट ट्रैक इशू, इसको स्टार मार्क कर देंगे. फास्ट ट्रैक इशू स्टार मार्क कर देंगे. जिन बच्चों के पास स्कैनर नहीं है वो अपने पास में पेपर पेन लेके लिख सकते हैं फास्ट ट्रैक इशू. ये स्टार मार्क टॉपिक्स हैं, हमें दिख रहा है ना फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. चलिए उसके बाद में आता है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर अप्रूवल ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज. वापस वही टॉपिक आ गया, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. जो हमने ऊपर देखा था ना कि बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कैसे करेंगे, वही कि हम लोग क्या करेंगे, सारी सिक्योरिटीज अलग अलग कैटेगरी में आती है, हर एक कैटेगरी का अपना बकेट बनता है, उस बकेट के अंदर एक रेशियो निकाला जाता है, उस रेशियो के हिसाब से अलॉटमेंट का रेशियो आता है, बेसिस आता है, अलॉटमेंट उस हिसाब से होता है, लिस्ट ऑफ अलॉटी आता है, और फिर हम अलॉटमेंट करते हैं नॉर्मली.
एंकर इन्वेस्टर जो क्यूआईबी पोर्शन है उसका अलॉटमेंट डिस्क्रिशनरी बेसिस पे किया जाता है। ये पूरी कहानी। सब्सक्रिप्शन लिस्ट 2008 में वापस दिख रहा है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट का मतलब वही हो गया जो हमें सब्सक्रिप्शन पीरियड के बारे में बताना है पूरा। इशू ओपनिंग डेट, कि इशू ओपन कब होगा। अब इसको लेके हमने प्रोविजन पढ़ा था कि 12 मंथ्स आफ्टर 3 डेज, याद आ रहा है, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑब्जर्वेशन, आफ्टर 3 डेज आपका ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइनलाइज होने के बाद, वही प्रोविजन यहां पर आएगा। मैंडेटरी कलेक्शन सेंटर, देखते हैं मैंडेटरी कलेक्शन सेंटर क्या कह रहे हैं। मैंडेटरी कलेक्शन सेंटर के बारे में, द इशुअर शैल डेजिग्नेट कलेक्शन सेंटर्स एट द 4 मेट्रोपॉलिटन सेंटर सिचुएटेड एट, कि आपको भारत के 4 मेट्रो सिटीज के अंदर तो कलेक्शन सेंटर रखने ही हैं। 4 सिटीज, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। बिल्कुल ठीक है। बैंगलोर, पुणे मेट्रो सिटीज के अंदर इन 4 मेट्रो सिटीज में काउंट नहीं होती है। 4 मेट्रो सिटीज हो गई है बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। ये 4 सिटीज के अंदर आपके सेंटर्स होना कंपलसरी है, कलेक्शन सेंटर। उसके बाद में ऑल सच प्लेसेस वेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आर लोकेटेड, जहां जहां आपके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे आपका कलेक्शन सेंटर होना चाहिए। इन एडिशन, all designated branches of self-certified syndicate banks as displayed on the website of such bank and of the board shall be deemed to be mandatory collection centers। जो आपके self certified syndicate बैंक है उनके collection center से याद आ रहे हैं, उनको भी कंसिडर किया जाता है हमारा collection center। उनके जो designated branches हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है हमारा collection center। फिर आता है the issuer may appoint other collection center as it deem fit। ईश्वर को और भी जरूरत है तो और कलेक्शन सेंटर अपॉइंट कर सकता है। तो कलेक्शन सेंटर का प्रोविजन को इतना हैवी नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्शन सेंटर। जब भी आपका बुक बिल्डिंग इशू हो रहा है तो कहां कहां जाके एक व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, उसको कलेक्शन सेंटर्स दो। तो इन्होंने कह दिया पहला पॉइंट, 4 मेट्रो सिटीज में कलेक्शन सेंटर होगा, बिल्कुल ठीक है। जहां जहां रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे कलेक्शन सेंटर होगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोल दिया कि जहां जहां पे आपके सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं उनको भी कलेक्शन सेंटर मांगना जाएगा, और इसके अलावा भी इश्यूर को कहीं कलेक्शन सेंटर रखना है तो वो रख सकता है। काफी आसान। उसके बाद में देखो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फास्ट ट्रैक इश्यू, अगेन बैक टू बैक स्टार मार्क टॉपिक हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट 2009 का क्वेश्चन है। सर 2009 का क्वेश्चन, अरे बेटा जी हमें रुकना ही नहीं है, कम से कम समय में आपके सारे पास से क्वेश्चन करा दूंगा, आप बस मस्ती से देखते रहो यारो, आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। देखो यारो फटाफट से कवर करेंगे। पुराने क्वेश्चन से मुझे पता है कि आपके लिए हो सकता है कि इसका रेलेवेंस कम हो गया, लेकिन बेटा जी हमें प्रिपरेशन उस लेवल की करनी है कि कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए हम लोगों को डरना नहीं है। तो वी आर गोइंग टू सी ऑल द क्वेश्चंस। चलिए 2009 का एक सवाल दिख रहा है हमको, PAN has to be the sole identifier number for all transaction in the securities market। अब वैसे तो रेलेवेंट नहीं होगा बट फिर भी देख लेते हैं। इनका कहना है कि PAN सोल आइडेंटिफायर रहेगा फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस। देखो क्या लिखा है इन्होंने, अब कितना जनरल आंसर है। PAN is the sole identification number for all participants in the securities market with an alphanumeric prefix or suffix to distinguish a particular kind of account। बिल्कुल ठीक है। पैन क्या रहेगा, सोल आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा। उसके बाद में पैन के अंदर जो आपके अल्फा न्यूमेरिक होता है, आपने देखा होगा ना GPCP S3630P, आपका जो भी एक अल्फा पैन होगा तो उस पैन के अंदर आपके कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, उन सबका कुछ मतलब होता है। उससे समझ में आता है कि ये जो जिसका पैन है वो व्यक्ति कौन है, इंडिविजुअल है, कंपनी, HUF है। बिल्कुल ठीक है। तो पैन सोल आइडेंटिफायर है, उससे आइडिया लग जाता है कि आपके अकाउंट का टाइप क्या है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन KYC and identify thereby ensuring sound audit trail of the transaction, PAN has been made the sole identification number for all the participant। हर एक व्यक्ति का ऑडिट ट्रेल हो सके, चेक किया जा सके उसने क्या क्या काम किया है, इसके लिए पैन को सोल आइडेंटिफायर बना दिया गया है। It is mandatory for the transferee to furnish copy of PAN card to the company for registration of transfer shares in physical form to securities market। एक व्यक्ति अगर फिजिकल शेयर्स भी खरीदता है और उसको खुद के नाम पे शेयर्स ट्रांसफर कराने हैं तो उसको अपना पैन देना कंपलसरी। एक व्यक्ति ऑफ मार्केट ट्रांसफर भी करता है तो भी उसको पैन देना जरूरी है। तो डीमैट के टाइम पे तो सारे इंटरमीडिएट्स को पैन देना ही है, साथ में अगर आप फिजिकल शेयर्स भी खरीद रहे हो तो भी पैन देना है, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो भी पैन देना है। तो क्या पैन सोल आइडेंटिफायर है? जी हां, पैन एक सोल आइडेंटिफायर बन चुका है। उसके बाद में दिख रहा है व्हाट इज लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। फास्ट ट्रैक इश्यू वापस लगातार बैक टू बैक आ रहा है फास्ट ट्रैक इश्यू। उसके बाद मेरा व्हाट इज द एलिजिबिलिटी नॉर्म फॉर पब्लिक इश्यू बाय एन अनलिस्टेड कंपनी, कि अगर एक अनलिस्टेड कंपनी तो उसका एलिजिबिलिटी नॉर्म क्या होगा। यारों ये तो मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ वाली बात कर रहे हैं, ये नेट वर्थ 1 करोड़ वाली बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ की बात कर रहे हैं, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़। इफ द कंपनी हैज चेंज्ड इट्स नेम इन द प्रीसीडिंग 1 ईयर देन एट लीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू शुड बी फ्रॉम एक्टिविटी सजेस्टेड बाय न्यू नेम। वाह, बिल्कुल ठीक है यार। अच्छा तो आप बच्चे ध्यान रखें, स्कैनर सीरीज के पहले एक बार क्विक रिवीजन भी देख लो, क्विक रिवीजन देखो फिर स्कैनर सीरीज देखो, हाँ 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 आनंद ही आ जाएगा। चल
उसके बाद में वही कि अगर कोई व्यक्ति एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लाई नहीं कर रहा है तो उसके पास ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग का भी ऑप्शन है, सॉरी ऑल्टरनेट एंट्री भी है, जिसमें बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से जाना है और 75% हैज टू बी अलॉटेड टू, बोलो राधे राधे, क्यूआईबी। चलो उसके बाद में दिख रहा है व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस इन द प्रोसेस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। कि ड्यू डिलिजेंस क्या होता है। चलो देखते हैं बेटा जी ड्यू डिलिजेंस क्या होता है। ये क्या कह रहे हैं, पुराना एक आंसर है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देख लेंगे। उसके बाद में कैन एन इश्यूअर कंपनी ऑफर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस, याद आ रहा है, देयर इज अ टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो क्वेश्चन को देखना है कि डिफरेंशियल प्राइसिंग के टॉपिक को भी कितने भिन्न भिन्न तरीके से पूछ सकते हैं, कितने भिन्न भिन्न तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो हो सकता है डायरेक्टली पूछ लिया कि डिफरेंशियल प्राइसिंग की प्रोविजन बताओ, अब देखो यहाँ पे घुमा फिरा के पूछ लिया, कैन एन इश्यूअर कंपनी ऑफर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस, व्हाट आर द कंडीशंस लेट डाउन अंडर सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू डिफरेंशियल प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आंसर सेम है डिफरेंशियल प्राइसिंग का। नेक्स्ट प्री इशू एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताना है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पब्लिक इशू एम्स एट सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। अब देखो ये होते हैं कुछ जनरल क्वेश्चन, 2011 में पूछा हुआ सवाल है, एकदम ही जनरल है। लेट्स सी क्या लिखा है इसमें। पहले सवाल को अच्छे समझेंगे। पब्लिक इशू एम्स एट सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। पब्लिक इशू का पर्पस है कि हमारे शेयर्स को सेल करना है और साथ में मार्केट करना है पब्लिक के सामने। अब आंसर भी क्या लिखा है, Public issue of shares means the selling or marketing of shares for subscription by the issue of prospectus to general public। कि हम जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं ताकि हमारी सिक्योरिटी सेल हो, मार्केट हो। कंपनी shall also fulfill the criteria of having at least 1000 prospective lot in its issue। पढ़ा है हमने पहले से कि कंपनी को जब भी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में पढ़ाया था मैंने आपको कि कंपनी जब भी इशू करना चाह रही तो कम से कम 1000 एप्लीकेंट होने चाहिए, ठीक है सर, अलॉटीज होने चाहिए। For raising capital from public by the issue of shares, a public company has to comply with the provision of Companies Act, SCRA, including the rules made thereunder under the guidelines and instruction issued by concerned government, stock exchange and SEBI। क्या आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं रेगुलर बैच में आपको बार बार लगातार तरीके से बोल रहा था कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उसको छोड़ना नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन को और आंसर को देखो, क्या रॉकेट साइंस लिखा है इन्होंने, क्या रॉकेट साइंस उन्होंने आंसर में लिखा है, कुछ भी नहीं। एक जनरल सी बात लिखी है यहां पे उन्होंने, कुछ भी बहुत भारी नहीं लिखा है, आपको आंसर लिखते आना चाहिए। अब एकदम जनरल है, ऐसा ये एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं बिना हाथ पैर का, जो कि मॉड्यूल में नहीं दे रखा है वैसा दे दिया, ये कहीं भी मॉड्यूल में नहीं दे रखा है बट उन्होंने दे दिया। तो उनका मानना है कि आप एग्जीक्यूटिव में इतना पढ़ रहे हो तो एक जनरल आंसर आप बना पाएंगे। तो कभी भी ऐसा जनरल क्वेश्चन आता है तो उस चीज में एक जनरल सा आइडिया देना कि हाँ ऐसा होता है मार्केट में, उसके अंदर बता दो कि कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है, कि सेबी के रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, ये वाले एक्ट्स एप्लीकेबल है, SCRA एप्लीकेबल है, ये सब चीजें लिख दोगे तो एक ऑर्गेनाइज्ड आंसर बन जाता है इवन इन जनरल क्वेश्चंस। तो ये जनरल क्वेश्चन था एंड आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि किस प्रकार के आंसर्स यहाँ पे बनते हैं। चल उसके बाद में दिख रहा है डिस्कस द रूल फॉर प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स बाय एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी, कि एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी कैसे प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है। तो प्रेफरेंशियल इशू का पूरा प्रोविजन आ जाएगा यहाँ पे, बड़ा डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में डिस्कस ब्रीफली द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेजिंग फंड, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अरे गधों टाइप्स ऑफ इशू पढ़ाया था ना, बस वैसा ही है। तो ये डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड, नाम नहीं देंगे, इन्होंने यहाँ पे नाम भी दे दिया। तो आपको सबका एक ब्रीफ आइडिया देना है, बहुत डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्री मार्केटिंग इज अ टूल थ्रू विच सिंडिकेट मेंबर इवैल्यूएट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इशू। अब ये जो टॉपिक ने पहले कंसेप्ट हुआ करता था प्री मार्केटिंग का, तो इसलिए है, इसे आप कट कर सकते हो। नेक्स्ट इज SEBI has provided alternative eligibility norm for the public issue of securities। Alternative eligibility norm गधों, अगर 4 वो कंडीशन में कंप्लाई नहीं की तो एक ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी होती है ना, that you can come up with the issue through book building mechanism and you have to allot 75% to QIB। उसकी बात कर रहे हैं। प्रेफरेंशियल इशू इज नॉट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, इसमें आपको प्रेफरेंशियल इशू को एक्सप्लेन करना है पूरा। कभी भी अगर ऐसा कोई कमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो समझना है आइडेंटिफाई द टॉपिक एंड एक्सप्लेन द टॉपिक। तो यहाँ पे टॉपिक है प्रेफरेंशियल इशू, उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, मार्केट मेकिंग इज कंपलसरी फॉर पब्लिक इशू। पहले कंसेप्ट हुआ करता था मार्केट मेकिंग का, अब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे पढ़ेंगे क्योंकि सरप्राइज क्वेश्चन में आ सकता है। तो मार्केट मेकिंग बताऊंगा मैं क्या होता है। एन इशूअर कैन ऑफर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस। टॉपिक बताओ क्या होगा। ये जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में व्हाट डू यू थिंक टॉपिक क्या है, गेस करो। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये है डायरेक्ट क्वेश्चन, ये कोई केस स्टडी क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन बस इसमें टॉपिक आइडेंटिफाई करते आना चाहिए आपको कि क्या टॉपिक पूछा गया। क्या बेटा जी, टॉपिक मिल गया, डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो यहां पे बस आपको डिफरेंशियल प्राइसिंग एक्सप्लेन करना है। चलो
स्टार मार्क टॉपिक्स में लिखा है फास्ट ट्रैक इशू, वहां पे एक और टॉपिक ऐड कर लो, डिफरेंशियल प्राइसिंग। लगातार बार बार उस पर सवाल पूछा जा रहा है। चलिए हम आते हैं मार्केट मेकिंग के ऊपर। यस, मार्केट मेकिंग समझने की कोशिश करते हैं, एक रफ आइडिया समझो, ठीक है। ये अब तो नहीं है, लेकिन यू नेवर नो। हम जब स्कैनर सीरीज देख रहे हैं उसका पर्पस ही है ना कि कुछ ओल्ड, ये सब ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं। सर ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन पे इतना टाइम क्यों जाया कर रहे हैं हम? यार बेटा जी बस आप मुझ पर भरोसा रखिए, पूरा स्कैनर सीरीज देख लो बस। ध्यान रखना, रिवीजन के टाइम पे आपको अपने ही रेगुलर नोट्स, अपने क्विक रिवीजन, अपनी एडिशनल नोट्स, इसी पे ध्यान देना है, आपको किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे बस जो छोटे मोटे कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुन लो, ताकि अगर कभी एग्जाम में गलती से सरप्राइज क्वेश्चन में आ जाते हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर। चल, मार्केट मेकिंग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखो अच्छे से, बहुत सारी चीजें। सबसे पहला पॉइंट क्या था, The given statement that market making is compulsory for public issue, following are the relevant points in this regard. पहला, the lead manager shall ensure compulsory market making through stock exchange of SME appointed by issuer in the manner specified by board for a minimum period of 3 years from the date of listing. तो क्या हुआ था बेटा जी समझना, जब SME पे, मेन बोर्ड पे नहीं, जब SME पे कोई कंपनी के शेयर्स लिस्ट किए जाते हैं तो वहां पे मार्केट मेकिंग करना कंपलसरी है 3 सालों के लिए। सर क्या होता है मार्केट मेकिंग, सुनो अच्छे से। आज स्टॉक एक्सचेंज की ख्याति, स्टॉक एक्सचेंज की ताकत इसलिए इतनी बनी हुई है बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज के पास क्या बेनिफिट है कि स्टॉक एक्सचेंज हैज गॉट अ बेस ऑफ लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। तो उसमें होता यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर शेयर्स खरीदना चाह रहा है तो तुरंत उसको शेयर्स बेचने वाले लोग मिल जाते हैं। आई रिपीट अगेन, कोई भी व्यक्ति अगर शेयर्स खरीदना चाह रहा है तो उसको तुरंत शेयर्स बेचने वाले लोग मिल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज कैरी करता है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बट जब एसएमई की बात आती है तो वहां पे इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है। क्यों इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है वहां पे समझना अच्छे से। एसएमई के ऊपर इतने ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स होते ही नहीं। तो अगर आज कोई कंपनी एसएमई पे लिस्ट भी हो गई, लेकिन वहां पे मैं शेयर्स को खरीदने के लिए गया, बट अगर कोई बायर ही नहीं है तो मेरा ट्रांजैक्शन तो होगा ही नहीं ना। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव अ काउंटर पार्टी। तो आपके लिए काउंटर पार्टी होना बहुत जरूरी है। तो ये काउंटर पार्टी की जो नीड थी, इसको फुलफिल करने के लिए कंसेप्ट लेकर आया मार्केट मेकिंग का। मार्केट मेकिंग में क्या करता है, कंपनी अपॉइंट सर्टेन पीपल एज मार्केट मेकर। मार्केट मेकर आर दोस पीपल हु आर रेडी टू बाय एज वेल एज सेल सिक्योरिटीज। मार्केट मेकर वो लोग हैं हु आर रेडी टू बाय एज वेल एज सेल सिक्योरिटीज। मतलब कंपनी ने अपॉइंट करते हैं मार्केट मेकर। अब मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी शेयर्स बाय करने के लिए आया, अगर वहां पे सेलर होगा नहीं तो उसका ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा ना। तो मैं एज ए मार्केट मेकर वहां पे सेलर बन जाऊंगा और शेयर्स उसको बेच दूंगा। ठीक है, कंपनी पहले से मुझे कुछ शेयर्स देती है सब करने के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति शेयर्स सेल करने के लिए आया, लेकिन मार्केट में बायर है ही नहीं, तो मैं मार्केट मेकर वहां पे बायर बन जाऊंगा और उन शेयर्स को खरीद लूंगा। सो मार्केट मेकर एक ऐसा व्यक्ति अपॉइंट होता है जो कि काउंटर पार्टी बन जाता है। ये तब तक करना पड़ता है जब तक शेयर्स में एक फ्लो नहीं आ गया है। एक बार शेयर्स में फ्लो आ गया, फिर बायर्स और सेलर्स ऑटोमेटिकली सिंक कर लेते हैं। फिर बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बट जब तक ये सिंकिंग नहीं हुआ है, तब तक इस गैप को फुलफिल करता है हमारा अपना मार्केट मेकर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा जी। चल, सबसे पहले बोल दिया है कि एसएमई पे जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है 3 साल तक मार्केट मेकिंग करना है। दूसरा, मार्केट मेकर आप अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद लीड मैनेजर। तो मार्केट मेकर लीड मैनेजर के साथ कंसल्टेशन करने के बाद में अपॉइंट किया जाता है, उसके साथ में एक अग्रीमेंट किया जाता है, प्रायर अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हमें सारी, थर्ड पॉइंट, डिटेल्स डिस्क्लोज करने होते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट कि जो भी सिक्योरिटीज को बाय किया है या सेल किया गया है वो हमें अग्रीमेंट के हिसाब से करना है। फिफ्थ पॉइंट, द मार्केट मेकर शैल बाय द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ अ शेयर होल्डर ऑफ द इश्यूअर इन वन लॉट where the value of such shareholding is less than the minimum contract size allowed for trading on SME, provided that market maker shall not sell in lots less than the minimum contract size. SME पे भी मिनिमम लॉट बना रखे, तो उस मिनिमम लॉट के हिसाब से ट्रेडिंग करेगा मार्केट मेकर भी। The market maker shall not buy the shares from the promoter or person belonging to promoter. ए गुंडे, मार्केट मेकर पब्लिक के लिए अपॉइंट किया है, प्रमोटर के शेयर्स को बाय नहीं करेगा। तो क्या पॉइंट्स है सर, हमें समझ आ गया। मान लीजिए एग्जाम के लिए क्या, तो एग्जाम के लिए मार्केट मेकर के बारे में क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले, मार्केट मेकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पे अपॉइंटेड रहता है, जो जिसको कंपनी अपॉइंट करती है, जो कि क्या करता है, जो कि काउंटर पार्टी बनता है। तो मार्केट मेकर रिफर्स टू अ पर्सन हु एक्ट्स एज काउंटर पार्टी फॉर द ट्रांजैक्शंस। अब यहां से लीगल पॉइंट शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट, जब भी एसएमई पे कोई कंपनी लिस्ट होती है तो वहां पे मार्केट मेकर को अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट मेकर इज अपॉइंटेड थ्रू एन अग्रीमेंट। तो कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट एंटर किया जाता है, उसके थ्रू अपॉइंटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट मेकर कभी भी शेयर्स बाय सेल नहीं कर सकता है, किससे, प्रमोटर से स्पेसिफिकली बाय नहीं कर सकता है। और मार्केट मेकर जो भी बाइंग सेलिंग करता है वो सब डिस्क्लोजर करना होता है। एज इजी एज दैट। दैट वाज अनदर ब्यूटीफुल न्यू कांसेप्ट ऑफ मार्केट मेकर।
आप चाहे तो एक और चीज क्या कर सकते हैं, इस स्कैनर सेशन के साथ में आप एक पेपर पेन लेके बैठ सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 नया कंसेप्ट क्या देखा उसकी भी एक लिस्ट बना लो, और साथ में एक और लिस्ट बना लो क्या, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। तो अभी तक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आया है फास्ट ट्रैक इशू, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है, डिफरेंशियल प्राइसिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है, और नए इशू के अंदर हमें फॉर एग्जांपल दिख रहा है ये वाला टॉपिक मार्केट मेकर। तो वहां पे पेन से लिख दिया मार्केट मेकर, सिंपल। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का सवाल आपके सामने। Discuss briefly the SEBI regulation for preferential issue of shares by listed company. Preferential issue, easy peasy. What are the eligibility conditions for making a fast track issue? आप में fast track issue बार बार लगातार, उसके अंदर what do you understand by qualified institutional placement? Qualified institutional placement. Next, बहुत easy है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे, कहीं भी परेशान होने की बात ही नहीं है। Next, explain the following terms associated with public offering of equity shares. Attempt any 5. सब्सक्रिप्शन लिस्ट देखा सा लग रहा है, इश्यू ओपनिंग डेट देखा सा लग रहा है, डिफरेंशियल प्राइसिंग देखा सा लग रहा है, लॉक इन पीरियड देखा सा, प्राइस बैंड देखा सा, रेड हेरन प्रोस्पेक्टस भी हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा है। काफी आसान ना, हाँ आई थिंक पास ईयर क्वेश्चन स्कैनर देखिए जबरदस्त कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप पूरा होगा। अरे मचा दोगे आप एग्जामिनेशन, मचा दोगे आप, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। उसके बाद में 2013 का एक और सवाल, अ कंपनी कैन नॉट ऑफर शेयर्स एट डिफरेंट प्राइसेस और टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल एट अ पर्टिकुलर पब्लिक इशू। वाओ, द टॉपिक इज ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग। वाह सर, जब यही चीजें बार बार पूछी जाती है तो सर आप हमें इतना सारा पढ़ाते क्यों हो? अबे गधों, सब पढ़ के जाना है, एवरीथिंग हैज टू बी स्टडीड। हम जब देखते हैं ना कि सर स्टूडेंट AIR 1 ला रहा है, हमारी बैच की बच्ची, उसका नाम क्या था, उनका बहुत प्यारा सा नाम था मानिया श्रीवास्तव, AIR 1 लेकर आई। तो वो AIR 1 इसलिए लेकर आई है बिकॉज उन्होंने इतनी मेहनत की है, एक भी चीज छोड़नी नहीं। रेगुलर बैच भी बहुत अच्छे से करना है, क्विक रिविजन भी बहुत अच्छे से करना है, स्कैनर्स भी अच्छे से करके जाना है, अभ्यास शीट प्रैक्टिस भी अच्छे से करके जाना है। अगर आप सब कुछ टॉप नॉच करके जाते हैं तब आप मचा सकते हैं, राइट? तो इसी तरह से बढ़ते रहना है आगे। उसके बाद में आता है सवाल एडिशनल कंडीशंस फॉर OFS, कि अगर आप कभी भी OFS करें, ऑफर फॉर सेल, याद आ रहा है ऑफर फॉर सेल में पढ़ा था हमने, एडिशनल कंडीशंस फॉर ऑफर फॉर सेल, वही पूरा टॉपिक आएगा यहाँ पे। थोड़ा याद करने में ये टॉपिक कठिन है, लेकिन अच्छे से पढ़ा तो हेल्पफुल रहता है। एडिशनल कंडीशंस फॉर ऑफर फॉर सेल हमने पढ़ा है इसको रेगुलर नोट्स के दौरान, रेगुलर बैच के दौरान। यस यारो, सो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमको, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, व्हाट कैटेगरीज ऑफ पर्सन आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, आल्सो मेंशन कंडीशंस फॉर रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। ये एक ऐसा टॉपिक जो पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, अब इसकी इंपॉर्टेंस विद एवरी पासिंग ईयर कम होकर खत्म होती जा रही है। समझेंगे इस टॉपिक को अच्छे से, रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। एक बार रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक बार अच्छे से समझ लिया, एक बार समझ लेना तो ये वैसे भी जीवन में नहीं भूलोगे। इसका मतलब ये है कि जब भी अगर मान लीजिए हम रिजर्वेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हमारी पब्लिक इशू के अंदर कह रहे हैं कि 15% विल बी रिजर्व्ड फॉर NII, 35% विल बी रिजर्व्ड फॉर RII, तो इस रिजर्वेशन के अंदर ऐसा नहीं होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसने पहले एप्लीकेशन दिया उसको अलॉटमेंट मिल जाए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं होगा। रिजर्वेशन में भी कंपटीशन होगा, रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। इसका मतलब अगर आज मान लीजिए 35 लाख शेयर्स हमने रिजर्व कर रहे हैं RII के लिए, और वहां पे एप्लीकेशन आ गई 2 करोड़ शेयर्स की, तो हम वहां पर प्रो रेटा करेंगे और रिजर्वेशन किया है कॉम्पिटिटिव बेसिस पे, और प्रो रेटा बना के कि हर व्यक्ति जिसने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर मिलेगा। ऐसा नहीं है जिसने पहले अप्लाई किया उसको पहले मिल गया सारे शेयर्स। सो इट इज रिजर्वेशन, बट इट इज रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, के रिजर्वेशन के अंदर भी कॉम्पिटिशन होगा। आई होप बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर कुछ छोटी मोटी चीजें जो आपको अच्छे से समझा देता हूं कि रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस का मतलब समझाया। दूसरा, इसमें स्पिल ओवर अलाउड होता है। व्हाट इज स्पिल ओवर? आज मान लीजिए RII का कैटेगरी है, NII का कैटेगरी है, उसमें RII के लिए हमने 35 लाख शेयर्स रिजर्व किए हैं, NII के लिए 15 लाख शेयर्स रिजर्व किए। कल को मान लो RII में 35 लाख शेयर्स के लिए 1 करोड़ शेयर का एप्लीकेशन आ गया, और NII में 15 लाख शेयर्स के लिए 10 लाख की एप्लीकेशन आया, तो NII में 5 लाख बचा हुआ है ना, तो वो स्पिल ओवर कर देंगे, वो RII लोगों को अलाउड रहेगा। बिल्कुल ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, जब भी हम रिजर्वेशन करेंगे कॉम्पिटिटिव बेसिस में, और अगर हमारे कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो किसी भी एम्प्लॉय को 2 लाख से ज्यादा के शेयर्स नहीं देंगे। ठीक है बात? रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस कर रहे हैं अगर हम एम्प्लॉइज के लिए, तो किसी भी एम्प्लॉय को 2 लाख से ज्यादा के शेयर्स नहीं देंगे। लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, अगर हमारे पास शेयर्स एंड में बच गए, तो एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा शेयर दे सकते हैं, बट उस केस में भी किसी भी एम्प्लॉय को 5 लाख से ज्यादा के शेयर्स नहीं देंगे। आई रिपीट अगेन,
रिजर्वेशन ऑन कॉम्पेरेटिव बेसिस में अगर कभी भी इंप्लॉय के फेवर में रिजर्वेशन हो रहा है तो उसको कभी भी हम लोग कितना 2 लाख से ज्यादा के शेयर्स नहीं देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, शेयर्स बच गए, तो एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा दे सकते हैं, बट उन केसेस में भी एम्प्लॉय को 5 लाख से ज्यादा शेयर्स नहीं देंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता है, तो आप एक स्ट्रक्चर्ड कुछ पॉइंट्स लिख पाएंगे रिजर्वेशन ऑन कॉम्पेरेटिव बेसिस। पहला पॉइंट क्या होता है रिजर्वेशन ऑन कॉम्पेरेटिव बेसिस, उसके बाद में बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन ऑन कॉम्पेरेटिव बेसिस में स्पिल ओवर अलाउड होता है। उसके बाद में बात हो जाएगी हमारी कि अगर मान लीजिए कभी भी रिजर्वेशन ऑन कॉम्पेरेटिव बेसिस के अंदर, अभी जो आपको पॉइंट बताया मैंने कि एम्प्लॉय को लेके 2 लाख 5 लाख के पॉइंट, तो ऐसे करके कुछ जनरलाइज पॉइंट्स आते हैं रिजर्वेशन ऑन कॉम्पेरेटिव बेसिस के लेके। एक कंपनी चाहे उस व्यक्ति के लिए रिजर्व कर सकती है सिक्योरिटीज, बट यहां पर रिजर्वेशन हमेशा होगा ऑन कॉम्पेरेटिव बेसिस। ये कुछ की इंपॉर्टेंट चीजें, ये ध्यान रखिए, यू विल बी सॉर्टेड। इसके बाद में आ रहा हूं नेक्स्ट अगेन, वेदर फास्ट ट्रैक इशू कैन बी प्रोसीडेड जस्ट लाइक एन आईपीओ और देयर आर एनी अदर कंडीशंस टू फास्ट ट्रैक इशू। फास्ट ट्रैक इशू के ऊपर एक और स्टार लगा दो, वही सारी चीजें। उसके बाद में कंपनी कैन नॉट ऑफर इट्स शेयर्स एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर पब्लिक इशू, डिफरेंशियल प्राइसिंग के ऊपर लगा दो एक और स्टार। उसके बाद में आ रहा है इंडियन कंपनीज अनलिस्टेड इन इंडिया कैन गो फॉर लिस्टिंग इन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। क्या एक कंपनी जो कि भारत में लिस्टेड है, फोकस भारत में अनलिस्टेड है, क्या वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है क्या? बहुत अच्छा। नेचर ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट, इनका कहना है बिल्कुल सही है। रीजन, अनलिस्टेड कंपनीज अलाउड टू इशू एडीआर जीडीआर विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर साइमल्टेनियस और सब्सिक्वेंट लिस्टिंग ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, रिलैक्सेशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ 2 years ओनली एज ऑफ नाउ। Capital raise may be used for offshore purpose, else must be repatriated to India for domestic purpose within 15 days. वैसे तो ये आपको नहीं पढ़ना है, बट और क्वेश्चन प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड भी नहीं है, बट फिर भी 2016 में पुराने सिलेबस में कभी आया था तो देख लेते हैं यारों। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है इन्होंने दैट अनलिस्टेड कंपनीज अगर भारत में, तो भी वो इंडिया के बाहर सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, पैसा रीज कर सकते हैं। कैसे? एडीआर जीडीआर के माध्यम से। तो भारत में अगर कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर एडीआर या जीडीआर इशू करना चाहती है, ये मैंने आपको आईडीआर के टाइम पे रफ आइडिया दिया था, एडीआर और जीडीआर इशू करना चाहती है तो उसका भारत में लिस्ट होना जरूरी नहीं है। कोई एक कंपनी जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है वो भी एडीआर जीडीआर इशू कर सकती है, नॉर्मल। उसके बाद 2016 कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट डिफरेंशियल प्राइस इन अ पब्लिक इशू? और हाँ, क्या डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड है क्या? अरे बेटा जी वही का वही सवाल। इफ यस, टू whom under what circumstances the shares can be issued at differential pricing? एक और स्टार मार्क लगा दो। फिर आता है फास्ट ट्रैक इशू, एक और स्टार मार्क लगा दो। उसके बाद में आ रहा है आंसर द फॉलोइंग, अ कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट थ्रू डिफरेंट मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू। वही पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू में 2 टाइप, आईपीओ, एफपीओ। ये इतने आसान क्वेश्चन आप पूछते नहीं है वैसे, बट ठीक है। 2018 का सवाल, डिफाइन डिसेंटिंग शेयर होल्डर ऑफ, मैंने कुछ तोड़फोड़ कर दिया क्या पीछे? नहीं, आई थिंक थिंग्स आर ओके। चल यहां पर आ रहा है define dissenting shareholders. What are the conditions for applicability of exit offer by dissenting shareholder? हम लोगों ने आईसीडीआर में जो एंड में टॉपिक्स पढ़े थे उसके अंदर पढ़ा था डिसेंटिंग शेयरहोल्डर कि अगर कभी भी हमारी कंपनी ने जिस पर्पस से पैसा रेस किया है और उस पर्पस के लिए 75% से कम पैसा यूज हो रहा है, तो वहां पर हमारे सारे एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर जो कि डिसेंट कर रहे हैं फ्रॉम चेंज इन ऑब्जेक्ट, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वो वाला टॉपिक है यहाँ पे। उसके बाद में आता है, चलो अब दिख रहा है केस स्टडी क्वेश्चन 2013 का, देखते हैं क्या हुआ, सुनना अच्छे से। अटेम्प्ट द फॉलोइंग एंड सपोर्ट योर आंसर विद द नेसेसरी रीजंस। ऐश्वर्या लिमिटेड proposes to issue 10 lakh shares warrant to its promoter. The share warrant gives an option to buy shares at a predetermined price. Following share price available है, identify the price at which share warrant should be issued and the amount payable by the promoter at the time of allotment. Closing price is 340. Average of weekly high and low is 354. Average of weekly high and low is 350. 350, 354, whichever is higher, 354. बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं। You know the pricing of the issue, कि जब भी आप करेंगे, अगर आप कभी वारंट इशू कर रहे हैं तो प्रेफरेंशियल इशू का रूल अप्लाई होगा। और प्रेफरेंशियल इशू के अंदर वो जो इन्होंने दोनों टर्म दे रखे ना, पिछले 6 मंथ्स का और 2 वीक्स का डेटा, 6 मंथ्स के अंदर जो भी आपकी प्राइस रही है और 2 वीक्स में जो भी आपकी प्राइस रही है, उसका जो हायर अमाउंट रहता है दैट बिकम्स द मिनिमम इशू प्राइस। तो देखो यहां पर आ गया 350 has become the minimum issue price. फिर आ गया upfront payment by the warrant, प्रमोटर को upfront 25% अपफ्रंट पे करना पड़ेगा, तो 88 रुपीज आ जाता है जो उनको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा। इसमें बस ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर एक लाइन दे रखी है, क्लोजिंग प्राइस इज 340, तो क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल इररिलेवेंट है, वो हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, सिर्फ हम 6 मंथ और 2 वीक जो ले रखा है उसको ले लेंगे हम लोग, दैट्स इट। तब प्रोविजन ऐसा ही था।
यस बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, टेक्नोपॉली लिमिटेड एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 3 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ नहीं, ये वाला बिल्कुल क्रॉस कर देना है, ये आपके लिए है ही नहीं। उसके बाद 2019 का क्वेश्चन, मेसर्स हाई स्पीड लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अ कार कंपोनेंट्स फॉर लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स, पब्लिक इश्यूज 500 करोड़, फुली सब्सक्राइब द पब्लिक इश्यू। हाँ यस, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल काम का है। हाई स्पीड लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कार कंपोनेंट फॉर लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर, इट्स पब्लिक इशू ऑफ 500 करोड़ वाज फुली सब्सक्राइब। 500 करोड़ का पब्लिक इशू था, पूरा सब्सक्राइब हो गया। ये क्या करते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं फॉर कार मैन्युफैक्चरर। द पब्लिक इशू मनी ऑट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर सेटअप एन असेंबली लाइन फॉर द एक्जिस्टिंग बिजनेस। असेंबली लाइन के लिए था। आउट ऑफ 500 करोड़ द कंपनी स्पेंड 400 करोड़ फॉर असेंबली लाइन। 400 करोड़ तो हमने असेंबली लाइन के लिए ही यूज किए हैं, मतलब 80% हो गया क्या? The management consultant hired for business process re-engineering has suggested to invest balance amount to set up bike components. Remaining जो है वो बाइक कंपोनेंट के लिए यूज करने वाले हैं। तो आपने पैसा रेज किया 500 करोड़, 400 करोड़ आप यूज करेंगे स्टेटेड पर्पस के लिए और 100 करोड़ आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे सेबी का रेगुलेशन कुछ कहता है क्या? वह याद आ रहा है टॉपिक ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर, कि अगर कभी भी हम 75% से कम पैसा यूज करें स्टेटेड पर्पस के लिए तो डिसेंडिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है। यहाँ पे हम 80% पैसा तो स्टेटेड पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की कोई आवश्यकता है? जी नहीं। देखो उन्होंने पूरी चीज लिखी, इन द गिवन प्रॉब्लम Messrs High Speed Limited has utilized 400 crore out of total 500 crore raised to public issue. As the amount utilized is more than 75% of the total amount raised, the company may utilize the remaining unutilized 100 crore for the purpose as stated in the question. के बचा हुआ पैसा आप अपने मन से यूज कर सकते हो, कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिख रहा है 2019 का, द फाइनेंशियल डेटा ऑफ नेचुरल एनर्जी लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दिख रहा है, पेड अप कैपिटल दिख रहा है, फ्री रिजर्व्स दिख रहे हैं। द कंपनी हैज पेंडिंग कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ 150 करोड़ due for conversion. The company proposes to issue bonus shares in the ratio of 1:1 after conversion of debenture. You are being a company secretary. You being a company secretary advise and the procedure to be followed by referring SEBI का regulation. ये कह रहे हैं बेटा जी, अगर कभी भी आप बोनस इशू करना चाहते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? तो बोनस इशू करते टाइम आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या आपके आर्टिकल्स शुड ऑथराइज, अगर मान लीजिए आर्टिकल्स ऑथराइज नहीं कर रहे हैं तो आपको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर ईओए में क्लॉज लाना पड़ेगा, फिर आप बोनस इशू कर पाएंगे। उसके बाद में आपने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल एक्सेट्रा, आपने डिफॉल्ट नहीं किया कभी भी स्टैट्यूटरी ड्यूज के अंदर, आपने आपके कोई भी पार्टली पेड अप शेयर्स आउटस्टैंडिंग नहीं है, सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप है, और कोई भी प्रमोटर वगैरह जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस। उसके बाद में आता है कि हम लोग क्या रेस कर सकते हैं कि, तो उसके बाद में हम देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस 800 करोड़, तो बोनस इशू 450 करोड़ का बहुत आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर कंडीशंस आ जाती है, वेरी इजी पॉइंट, कुछ खास है नहीं। यस यार, यहां पर हमें दो और क्वेश्चन दिख रहे हैं 2019 के। 2019 के जो दो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आफ्टर द आईपीओ द इक्विटी कैपिटल ऑफ प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग इन अ लिस्टेड कंपनी इज 140 करोड़, 140 करोड़ का कैपिटल है, ठीक है, जो प्रमोटर के पास है। द पोस्ट इशू इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 600 करोड़, टोटल कंपनी का कैपिटल है 600 करोड़। The promoters group holding includes acquired during the preceding year 20 crore equity share capital in consideration of transfer of technical know-how. प्रमोटर ने कुछ टेक्निकल नो-हाउ दिया था और बदले में उनको 20 करोड़ के शेयर्स मिल गए और 10 करोड़ जो कि प्लेज कर दिया है। बताओ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कंप्लाई किया है कि नहीं किया है? देखो अगर हम लोग जाते हैं इनएलिजिबल सिक्योरिटीज, तो उसमें अगर कोई भी सिक्योरिटी प्रमोटर ने प्लेज कर दी है तो वो इनएलिजिबल हो जाती है, ये 10 करोड़ हो जाएंगे इनएलिजिबल। ये 20 करोड़ है, ये अगर प्रमोटर ने कोई भी सिक्योरिटी मिली है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश अगर कोई सिक्योरिटीज मिली है तो वहां पर क्या वो एलिजिबल होते हैं या नहीं होते? तो हमने पढ़ा है कि कोई भी अदर देन कैश आपको मिली है जिसके बदले में आपको कैपिटलाइजेशन हुआ, इंटेंजिबल एसेट का ऐसा कुछ भी हुआ है, तो उस केस में वो सिक्योरिटी बन जाएगी इनएलिजिबल। यहां पर क्या लिखा है, 20 करोड़ इक्विटी कैपिटल अलॉटेड इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल नो हाउ बाय द प्रमोटर। तो अगर ये टेक्निकल नो हाउ जो प्रमोटर ने प्रोवाइड किया है, इसको हम लोग बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट के अंदर, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट आ जाएगा, यहां पर ये भी इनएलिजिबल हो जाएगा। तो 10 करोड़ भी इनएलिजिबल, 20 करोड़ भी इनएलिजिबल, तो 140 करोड़ में से 30 करोड़ इनएलिजिबल हो गया, तो बचा कितना 110 करोड़। टोटल कंपनी का कैपिटल कितना है 600 करोड़, 20% प्रमोटर ने होल्ड करना है, मतलब 120 करोड़ प्रमोटर ने होल्ड करना है और प्रमोटर होल्ड कर रहा है सिर्फ 110 करोड़। अगर हम 140 में 30 करोड़ निकाल देते हैं तो यहां पे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कंप्लाइड नहीं है। इट इज ऑल प्रोवाइडेड कि जो टेक्निकल नो हाउ है उसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा केस है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन है, वो हमने ऑलरेडी न्यूमेरिकल के सेशन में ले भी लिया बेटा जी। तो यहां पर खत्म होता है हमारा आईसीडीआर का एपिसोड। आई होप बेटा जी कि आपको आईसीडीआर के एपिसोड में बड़ा मजा आया होगा। और यारों दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है किसी भी चैप्टर का, अगर आप देख रहे हैं
किसी भी चैप्टर का अगर आप देख रहे हैं स्कैनर सीरीज, तो उसके दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना कि क्या है, सब कुछ पढ़ना ही नहीं मुझको, डिफरेंशियल इशू पढ़ूंगा, फास्टर इशू पढ़ूंगा और एग्जाम में जाके आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। पास में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कोई गारंटी नहीं है वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 100% चीज पढ़ के जानी, कोई भी चीज छोड़ना नहीं। ठीक है, तो ना तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है कि अरे यार यहाँ पे तो कुछ भी दिख रहा था, ऐसा क्या हो रहा था। नहीं, आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है। स्कैनर सीरीज को देखते हुए आपको बस ये समझना है कि आपकी प्रिपरेशन में आपने एक और मेहनत की, एक और स्टेप लिया, अपनी प्रिपरेशन को और आपने इंटैक्ट कर लिया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका आपको एक रफ आइडिया लग चुका है। ओके बेटा जी, तो मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में ऑफ स्कैनर सीरीज। तब तक खूब खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। बाय बाय।